नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पिछले कई दिनों से आप लोगों ने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर देखी होंगी। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उन छात्रों का जमकर हंगामा आपने देखा, उनसे जुड़ी हुई खबरें आपने देखी होंगी। छात्रों पर पुलिस की लाठियां भी आपने देखी होंगी। इन बेरोजगार छात्रों के सवाल भी सुने होंगे। सालों से ये तैयारी कर रहे हैं और जब कोई सुनता नहीं तो वो मजबूर सड़कों पर आने को विवश हो जाते हैं। परीक्षा से ठीक पहले पेपर लीक हो जाता है, कहीं पर धांधली हो जाती है। ये इस बार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल जो एग्जाम का सिस्टम है देश में उसकी बात हम कर रहे हैं। बच्चे बार बार जो परीक्षार्थी हैं वो आखिर क्यों खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। आज हम सिर्फ एक प्रकरण की बात नहीं करेंगे, बल्कि पूरे देश में जो सरकारी परीक्षाओं का एक सिस्टम है और उसमें जो सड़ांध है, उसमें जो लूप होल्स हैं, उनकी बात करेंगे। हम इस देश के भविष्य छात्रों की बात करेंगे, हम बेरोजगारों की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इनके साथ जो अन्याय होता है, परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक्स की घटनाएं, भ्रष्टाचार, धांधली, आखिर ये कब रुकेगी। करते हैं इस पर चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। सरकारी नौकरियों की भर्ती में फर्जीवाड़े, नकल, पेपर लीक मामले आए दिन सुनने को मिलते हैं। छात्र विरोध करते हैं, परीक्षा रद्द हो जाती है, मामला कोर्ट में चला जाता है और फिर लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटक जाता है। ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। रेलवे की नॉन टेक्निकल कैटेगरी और ग्रुप डी की परीक्षा में 1,40,00,000 छात्र शामिल हुए थे, लेकिन सरकारी सिस्टम ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। छात्रों का आरोप है कि रेलवे ने जो रिजल्ट घोषित किया है उसमें धांधली हुई है। मामला बढ़ता देख रेलवे ने भले ही परीक्षा को निरस्त कर जांच का आदेश दे दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि जब यूपीएससी, एनडीए, बैंकिंग और यूजीसी जैसी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित हो सकती हैं, तो रेलवे टीईटी, एसआई के अलावा छोटी छोटी परीक्षाओं में, खासकर लेखपाल, पटवारी, ग्रुप सी और डी की परीक्षाओं में सरकारें फर्जीवाड़ा रोकने में नाकाम क्यों रहती हैं? गौर करने वाली बात है कि नौकरी में धांधली से जुड़े मामले वैसे तो पूरे देश में सामने आते हैं, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में, खासकर यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे मामले सबसे ज्यादा मिलते हैं। इसकी वजह साफ है, इन राज्यों में आबादी और बेरोजगारी दोनों ही ज्यादा है और इसके मुकाबले सरकारी नौकरियां बेहद कम है। ऐसे में चपरासी की भी नौकरी के लिए बीए, एमए पढ़े लिखे बेरोजगार फॉर्म भर देते हैं। एक अदद नौकरी के लिए 1 अनार 100 बीमार वाली हालत हो जाती है, जिसका फायदा पेपर सॉल्वर और पेपर लीक करने वाले गिरोह उठाते हैं और सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार को हथियार बनाकर ये सरकारी सिस्टम में सेंधमारी कर पेपर लीक कराने का काम करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले ही पेपर्स के खुलेआम बाजार में बिकने की भी खबरें सामने आ चुकी हैं। पेपर लीक होने की खबर लगते ही परीक्षा रद्द कर दी जाती है। अधिकांश केस में मामला अदालत में जाता है और इसके साथ शुरू हो जाती है कानूनी दांव पेच की लड़ाई और छात्रों के भविष्य पर भी लग जाता है ग्रहण। लेकिन राज्य सरकारें ऐसी घटनाओं से सबक नहीं लेती हैं और ऐसी एजेंसियों को परीक्षा कराने का कॉन्ट्रैक्ट दे देती हैं जिन्हें परीक्षा आयोजन कराने का कोई खास अनुभव नहीं होता। कई बार तो सरकारी प्रेस से पेपर लीक होने की बात सामने आई है। यानी सरकार जब तक अपने परीक्षा संबंधी सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेगी, पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आती रहेंगी और परीक्षाओं में धांधली होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जैसा मैंने कहा, सिर्फ परीक्षा में देरी, परीक्षा में गड़बड़ी, रिजल्ट्स में गड़बड़ी, बिना सोचे समझे मनमाने तरीके से रिजल्ट्स घोषित कर देना, अपने मुताबिक उनमें चेंजेस कर देना, पेपर्स का लीक हो जाना, ये बहुत सारे सवाल हैं जो पूरे एग्जामिनेशन इकोसिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। और अब इस पर बात करना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस वक्त हर किसी की नजर अब इस प्रॉब्लम पर टिक गई है। इन पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान तो मौजूद है, लेकिन आज किन मुद्दों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहेगी, वो 3 सवाल सुन लीजिए। पहला सवाल, प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़े की जवाबदेही आखिर किसकी है? अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग तंत्र हैं, किसी एक को जिम्मेदार ठहराएं, सब जिम्मेदार हैं, ये कैसे तय होगा? जवाबदेही कैसे सुनिश्चित होगी? दूसरा आज का हमारा सवाल, पेपर लीक
परीक्षाओं में देरी जैसी दिक्कतें कब दूर होंगी, जो हम सवाल उठा ही रहे हैं। और तीसरा आज का हमारा सवाल, प्रतियोगी परीक्षाओं का पारदर्शी सिस्टम आखिर कब होगा देश में तैयार। इस पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। आइए आपका परिचय आज के मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं विक्रम सिंह साहब, जो कि चांसलर हैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के, पूर्व डीजीपी भी हैं उत्तर प्रदेश के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं नीतू सिंह, डायरेक्टर हैं केरी कैंपस की। नीतू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुपम, जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं युवा हल्ला बोल के, और खास तौर से इस प्रकरण में मुखर होकर छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनुपम। मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। अब सरकार ने समिति बना ली है। सरकार कह रही है कि भाई हम जो पास हुए हैं, फेल हुए हैं, सारे छात्रों की बात सुनेंगे, उनके साथ मिल बैठकर फिर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। तो क्या ये आप लोगों के लिए पर्याप्त है? अब बात खत्म हुई, आप संतुष्ट हैं? देखिए, स्पेसिफिकली इस प्रोटेस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें जो डिमांड्स रही हैं इस प्रोटेस्ट में बहुत स्पष्ट रहा है। एक एनटीपीसी की परीक्षा को लेकर और एक ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर। और सबसे अच्छी बात यह थी कि जब रेल मंत्री जी ने प्रेस वार्ता की अपनी, तो उन्होंने बताया कि वो जानते हैं कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। उसको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया तरीके से, और उसको उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पर काम भी कर रहे हैं इसको सुधारने के लिए, जो कि अच्छी बात है। सवाल ये है कि जब वो प्रॉब्लम जानते हैं, डिमांड बहुत स्पेसिफिक है, कोहेरेंट है, उसमें किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, अलग अलग तरह की बातें कोई नहीं कर रहा है, ऐसे में जब रेल मंत्री जी जानते हैं प्रॉब्लम क्या है और उस पर वो समाधान करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो एक ऐसी कमिटी बनाना जो कि रेलवे के उन अधिकारियों की कमिटी है जो संभवतः इस तरह के फैसले में रहे होंगे पहले से, जो सरकारी पक्ष है पूरी तरह से, ऐसी एक कमिटी बना के 4 मार्च तक का समय ले लेना, ये कहीं से तर्कसंगत नहीं लगता है मुझे लगता है कि इस वक्त सरकार को जो काम करना चाहिए था, जिससे ये असंतोष एड्रेस हो जाता सीधे तौर पे, वो ये कि ये जो 2 स्पेसिफिक डिमांड्स हैं, या तो इनको वो मान लेती, जो कि बहुत भारी काम नहीं है सरकार के लिए, बहुत ही आसान है एक्चुअली। इसके एग्जामिनेशन के प्रोसेस को एक लेमन को समझने में दिक्कत होती है जो इस प्रोसेस से जुड़ा नहीं होता है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है इसमें वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। या तो सरकार मान लेती, या फिर सरकार स्पष्ट रूप से बताती लॉजिकल ढंग से, तार्किक ढंग से, कि क्या कारण है जिस कारण से वो इन मांगों को नहीं मान सकती है। ये कमिटी बनाना जो है, ये मुझे बिल्कुल गोली देने जैसा नहीं, समाधान क्या हो सकता था आपकी नजर में अनुपम? समाधान क्या हो सकता था? देखिए, मेरे हिसाब से देखिए 2 परीक्षाएं हैं। एक आरआरबी की एनटीपीसी की परीक्षा है जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्तियों को लेकर है। उसमें 35,277 पदों के लिए विज्ञापन आया था फरवरी 2019 में, मतलब 3 साल लगभग हो गए हैं। और जो विज्ञापन था उसमें यह स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसका 20 गुना CBT 1 में सिलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को। अब समझिए कंफ्यूजन कहां पे है। देखिए, रेलवे ये कह रही है कि उन्होंने 20 गुना सिलेक्ट किया है। वो उन्होंने इस आधार पे किया है कि जो अलग अलग लेवल्स हैं एनटीपीसी के अंदर, उन्होंने लेवल वाइज 20 गुना जो वैकेंसीज थी उसको किया है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आई कि क्योंकि इस एग्जाम में प्रोविजन है कि एक कैंडिडेट मल्टीपल पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है, तो नेचुरली वो मल्टीपल पोजीशंस पे सेलेक्ट भी हो सकता है। जब वो सेलेक्ट होगा तो आप अगर लेवल वाइज करेंगे तो एक रोल नंबर कई जगहों पे दिखेगा, बिल्कुल, तो यूनिक कैंडिडेट्स नहीं होंगे 20 गुना। अब सवाल ये है, देखिए, आप विज्ञापन की भाषा को इंटरप्रेट करके ये बात कह सकते हैं कि हमने सही काम किया। मैं उसमें कोई स्कैम नहीं कह रहा हूं, मैंने एक बार भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया पिछले इतने दिनों में। मैं कह रहा हूं कि अगर सरकार संवेदनशील है, जैसा रेल मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे लगा, उनकी भाषा से कम रेलवे के नोटिफिकेशन से और धमकियों से तो नहीं लगा, पुलिस की कार्रवाई से नहीं लगा, लेकिन रेल मंत्री के तरीकों से, भाषा से लगा। अगर संवेदनशील है और अगर उनको लगता है कि ये डिमांड्स लॉजिकल है, तो सरकार पूरी तरह से अधिकृत है। अगर सरकार की बात को ही हम मान ले, मैं लेवरेज दे रहा हूं उनको कि उन्होंने विज्ञापन के हिसाब से काम किया, तो उस विज्ञापन को वो अमेंड करके ये सुनिश्चित कर ले कि 20 टाइम्स, क्योंकि देखिए अंततः 35,277 जब चयनित होंगे लास्ट में इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के एंड में, वो तो यूनिक कैंडिडेट्स होंगे ना, एक आदमी तो एक ही जगह ज्वाइन करेगा। तो अब जब आप CBT 1 का परिणाम निकाल रहे हैं तो यूनिक कैंडिडेट्स का 20 टाइम्स होना चाहिए, तो वो यूनिक भी होना चाहिए था। रोल नंबर्स 20 टाइम्स करने की बजाय कैंडिडेट्स 20 टाइम्स होते, इतना सुनिश्चित करना था। बहुत भारी काम मेरे हिसाब से सरकार के लिए है नहीं। एक और बात मैं ऐड कर देना चाहता हूं, देखिए कैसे और ज्यादा आसान है। ग्रुप डी की जो भर्ती है, जिसको लेकर इस वक्त काफी असंतोष है, उसमें सरकार ने अभी 4-5 दिन पहले यह किया कि एक नोटिस लाके इनिशियल नोटिफिकेशन को अमेंड किया
और CBT2 एक और एक्स्ट्रा स्टेप इंट्रोड्यूस कर दिया पूरे रिक्रूटमेंट बिल्कुल, प्रोसेस। और वो भी परीक्षा से ठीक 1 महीने पहले आप बता रहे हैं ठीक 1 कि महीने आपकी पहले। एक और परीक्षा मैं बस होगी। इतना कह रहा हूं कि बिल्कुल। अगर आप ये इनिशियल नहीं अनुपम, मेरा सवाल आपसे यही था। आपने कहा आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। बिल्कुल अनुपम, आप सही कह रहे हैं, लेवल वाइज किया गया, रोल नंबर वाइज आप सही कह रहे हैं कि 35,277 टोटल इसमें अभ्यर्थियों का चयन होना था, उसके 20 गुना इन्होंने चयन किया भी है, लेकिन जब अंततोगत्वा सिलेक्शन होगा तो मेरे ख्याल से 23-24 हजार का ही होगा। अब एक आदमी 3 नौकरियों पे तो ज्वाइन करेगा नहीं, तो फिर भी वो वहां पर जो विज्ञप्तियां हैं वो रिक्त रह जाएंगी। तो यहां पर विक्रम सर, ये आपको क्या लगता है, ये जानबूझकर किया गया है, ये इग्नोरेंस है, ये इसको क्या माना, इनएफिशिएंसी है सिस्टम की, इसे क्या माना जाए सर? आप खुद एक बहुत प्रतिष्ठित सिस्टम के थ्रू सिविल सर्विसेज में आए हैं, इतना लंबा आपका अनुभव है, ये कहां गलती हो गई सर? दीपक जी, आपने प्रारंभिक संबोधन में एक शब्द का प्रयोग किया था, एग्जामिनेशन इकोसिस्टम, और अनुपम ने बृहद प्रकाश डाला है जो जबरदस्त फॉल्ट लाइंस दिखाई पड़ रहे हैं सिस्टम में। ये कोई ऐसी क्रांतिकारी या कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि दूर नहीं की जा सकती है। आपने कभी यूपीएससी में कभी त्रुटि नहीं सुनी होगी, टोएफल, जीआरई, सैट, इन इम्तिहानों में कभी त्रुटि नहीं देखी होगी। और यहाँ पर भी अगर आप चाहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा आज हमारे पास अवेलेबल है और हम लोग यूज कर रहे हैं, और इस तरीके से चिन्हित करके फेल प्रूफ और फूल प्रूफ एग्जामिनेशन सिस्टम करा लें, ये बिल्कुल ही संभव है। और नहीं हो रहा है तो ये शर्मिंदगी की बात है, बच्चों के साथ खिलवाड़ है। और अगर हम आज इस चीज को 70 साल पहले कर सकते थे, आज भी कई सिस्टम्स में फेल प्रूफ, फूल प्रूफ, ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रहा है, तो जहां नहीं चल रहा है, मेरा सवाल नंबर 1 है कि नकल माफिया और पर्चा लीक करने वालों के ऊपर अब तक कितने के ऊपर ऐसी सजायाबी हुई जिनके ऊपर 10 साल की सजा हुई है, बिल्कुल होनी चाहिए थी? बिल्कुल मुझे नहीं याद है कि एक भी, जबकि मैं जानना चाहूंगा। और अगर नहीं हुई है तो ये भयावह स्थिति, हर साल पर्चे लीक हो रहे हैं, हर साल गिरोह पकड़े जा रहे हैं, हर साल दावे किए जा रहे हैं संगठित अपराधी सलाह के पीछे गए। हर साल अगर संगठित अपराध सलाह के पीछे जा रहे हैं तो मान लीजिए कि सही गिरोह नहीं गए हैं सर। मैं 1 या 2, बिल्कुल सर, आपने सही कहा सर। मैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल सर, आई एम सॉरी मैंने आपको टोका बीच में, आई एम सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाह रहा हूं सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नॉट एट ऑल। 2019 में इन रिक्रूटमेंट्स का ऐलान किया जाता है, 3 साल तक उसमें कोई रिक्रूटमेंट नहीं होता है। आप जान रहे हैं 1.5 करोड़ के आसपास अभ्यर्थी इसमें इन परीक्षाओं में भाग ले चुके हैं, उसमें भी आप नानुकुर कर रहे हैं, परीक्षाओं को टाल रहे हैं, झुंझुना पकड़ा रहे हैं बच्चों को। आपको भी तो मैन पावर की जरूरत है ना सिस्टम में, रेलवे को चलाने के लिए आपको देश का सबसे बड़ा जॉब जनरेटिंग आपका विभाग है। ये कौन सी मानसिकता है सर कि लटकाते जाओ, फिर जब आप थोड़ा सा इसको बढ़ाने की आप कोशिश करते हैं तो उसमें इतने लूप होल्स हैं कि आप खुद ही फंस जाते हैं। ये कौन सी मानसिकता है सर? कौन लोग बैठे हैं सिस्टम में? दीपक जी, आप इस पे अपने आप को बच्चों के जूतों में ले आइए, पुट देम इन शूज, ये अभिभावक के। आप देखेंगे 1.5 साल में कई बच्चे, कम से कम 25% बच्चा ओवर एज हो जाएगा। ये एक बहुत क्रूर अन्याय है बच्चों के भविष्य के साथ। और अगर आप करना चाहते हैं कि इलेक्शन की परिदृश्य में, और तब आप भर्तियां करें जब निर्वाचन सर पे हो, तो बात दूसरी है, क्योंकि इसका निर्वाचन से कोई लेना देना नहीं है। अगर गुणवत्ता रखनी है तो जिस वक्त आपने एग्जामिनेशन शेड्यूल और एक एग्जामिनेशन का एक रोड मैप होता है, और उस एग्जामिनेशन शेड्यूल में निरंतरता रहनी चाहिए कि ये पैटर्न है, इसमें कोई भी जब तक कर्फ्यू लग जाए तो बात अलग है, वरना एक एग्जामिनेशन शेड्यूल और पैटर्न अगर बन गया, आप याद करें कि हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाएं कभी इस तरीके से अस्त व्यस्त तरीके से हुई हैं? कभी नहीं हुई हैं। और इससे कहीं ज्यादा परीक्षार्थी वहां पे भी बैठते हैं, यूपी बोर्ड में और अन्य बोर्ड में। लेकिन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। दीपक जी, मैं इसमें जो बुराई समझता हूं कि बहुत ज्यादा इसमें प्रशासनिक त्रुटियां, बहुत ज्यादा इसमें मैं समझता हूं लूप होल्स, लापरवाही भी मैं कहूंगा, और तीसरी चीज भ्रष्टाचार का होता। भ्रष्टाचार अगर नहीं होगा तो ये मान के चलिए ये सब चीजें संगठित अपराध, प्रशासनिक, आपने बहुत अच्छा शब्द कहा सर, मैं इस शब्द को खोज ही रहा था। ये जो प्रशासनिक त्रुटियां हैं और भ्रष्टाचार तो है ही, लेकिन इन प्रशासनिक त्रुटियों की जवाबदेही किसकी होगी? कौन लोग हैं ये जिम्मेदार जो इस तरह से फिर पूरे के पूरे बाकी सिस्टम को भी एम्बैरेस करते हैं? एक बच्चा का इंटरव्यू में देख रहा था, वो तो साफ तौर पर कह रहा है कि चुनाव तो टाइम पे होते हैं ना, आप कितना भी बड़ा पहाड़ टूट जाए, चुनाव कभी नहीं टलेंगे, चाहे कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर एग्जाम्स को बार बार टाला जाता है, एग्जाम्स में दुनिया भर के नखरे दिखाए जाते हैं। ये एक बच्चों के सवाल है, आम लोगों के सवाल है, जिस पर हम समझना जरूरी है। मैं फटाफट से नीतू सिंह जी के पास आना चाहूंगा। मैम,
स्पेसिफिकली इस प्रकरण की अगर हम बात करें तो अब सरकार ने जो है, प्रशासन ने जो है सारा ठीकरा कोचिंग संस्थानों पर डाल दिया है। वो कह रहे हैं कि साहब कोचिंग संस्थान भड़का रहे थे बच्चों को, तो बच्चों में गुस्सा था, वो तो स्वाभाविक था, 3-3 साल तक बच्चा बैठा है। लेकिन क्या वाकई में चिंगारी कोचिंग संस्थानों की ओर से भी लगा दी गई और बच्चे भटक गए, ऐसा हुआ क्या? सर 2019 से बच्चों को अगर रोक के रखा है तो कोचिंग संस्थानों ने रोक के रखा है। हम लोग हमेशा इन लोगों को सिर्फ यही कहते हैं कि आप सड़क पे मत उतरिए, आपको जो भी बात करनी है ट्विटर के थ्रू पहुंचाइए। सर ये एनटीपीसी को लेकर करीबन 8 बार ट्विटर कैंपेन चला के इन लोगों ने पूरा ट्रेंडिंग पे लेके आए हैं, और इन लोगों को रोकने वाले भी कोचिंग संस्थान वाले थे। लेकिन सर आप अगर आग लगा दीजिए, वो भी 1 करोड़ बच्चों के बीच में, और आप कहिए कि नहीं नहीं ये कोचिंग संस्थान वालों ने किया है, ये बिल्कुल गलत बात थी। सबसे पहले 2019 में नोटिफिकेशन निकला कि 2019 में होगा एग्जाम। सर 2020 में मार्च में कोरोना आया है, उसके पहले तक इन लोग के पास एजेंसी तक नहीं थी कि कौन करवाएगा। सर आप खुद इमेजिन करिए, 1 करोड़ से ऊपर बच्चों ने फॉर्म भरा है, 500 प्रत्येक बच्चा के फीस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 500 करोड़ रुपया इनके पास इंस्टेंटली आ गया, और वो 3 साल से इनके पास है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा रकम है। लेकिन इन लोगों ने 1 साल तक इनके पास एजेंसी नहीं थी, करीबन 6 महीना तक तो ये एजेंसी नहीं खोज पाए कि एजेंसी, 1 सेकेंड रुकिए सर, एजेंसी मिले, एजेंसी तक नहीं खोज पाए। लेकिन सर ये सबसे बड़ी बात है कि विदाउट एजेंसी के ये 1 साल तक टालते रहे। जिस समय कोविड बहुत ऊपर था, नीट के एग्जाम चले जिसमें पेरेंट्स मना कर रहे थे कि हमारे बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो नीट के एग्जाम्स चले। लेकिन इन्होंने जो जितने भी सरकारी नौकरियां हैं उनके एग्जाम्स लेके नहीं आए। सबसे एक चीज मैं बताना चाहती हूं सर, आपको नियत होनी चाहिए। आपको सरकारी नौकरी देनी नहीं है तो आप बता दीजिए, ताकि ये बच्चे भी कोई दुकान खोल के बैठ जाए, जो आप कह रहे हैं, हाँ स्टार्टअप करके बैठ जाओ। जब भी कहीं इलेक्शन होता है सर, आप देखेंगे सरकारी नौकरियों का निकल जाता है कि हाँ ये वैकेंसी है, ये वैकेंसी है, लेकिन वो सिर्फ अटक के इसलिए रह जाता है क्योंकि उसके बाद चुनाव खत्म, और उसके बाद इन लोगों को कोई जरूरत नहीं है उन बच्चों की। हम एसएससी में सर मैंने खुद देखा, आप खुद अब बताइए, 2021 की वैकेंसी दिसंबर में जाके निकाला है 2021 में, जब तक बच्चे हमसे कम से कम 50 बार पूछ लिए कि क्या वैकेंसी निकलेगी कि नहीं निकलेगी। सर 1 करोड़ बच्चों को सबसे पहले आप भड़का देते हैं ये कह के कि हाँ हमने 20 गुना दे दिया है, और इन्होंने जस्टिफिकेशन भी निकाल दिया कि हाँ हमने 20 गुना कैसे दे दिया। अब एक बच्चा सर 1 सीट पे बैठेगा, उसके लिए आपने 5 सीट रिजर्व करके कह दिया कि बाकी सब भाग जाओ। ये 5 सीट के लिए एलिजिबल है, इसलिए 5 सीट इसके लिए हमने रिजर्व कर दिया। ऑलराइट मैम, तो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसे कैसे दुरुस्त किया जाए, इस पर हम सवाल कर रहे हैं आज। अनुपम, मैं आपके पास आना चाहूंगा, दर्शकों को थोड़ा हम कुछ आंकड़े दे दें, पिछले साल के हैं, बहुत सारे आंकड़े, मैं सिर्फ आपको सितंबर पिछले साल के बता रहा हूं। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड के मिड टर्म एग्जामिनेशन, सोचिए बच्चों के 6 से लेकर 12 तक लीक हो गए, उस पर क्या कार्रवाई हुई, कैप्टन अमरिंदर उस समय सीएम साहब भी थे, उस समय क्या कार्रवाई सब जानते हैं। इसके अलावा आप देखिए सीबीआई ने 19 लोकेशंस पर जेई मेंस एग्जाम के एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है एफिनिटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पर ठिकानों पर छापेमारी की थी, यानी कि आईआईटी और एनआईटीज के जो एग्जाम्स हैं वो भी सवालों के घेरे में। हरियाणा पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया था कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम लीक केस में, ये हरियाणा की बात है। वाराणसी में स्पेशल टास्क फोर्स ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था एलटी ग्रेड 2018 की जो परीक्षाएं। ये मैं आपको छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है, पूरे देश में ये जो सिस्टम पूरा सड़ा हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। अनुपम, सरकार का आंकड़ा है कि 1.25 लाख वैकेंसीज आती हैं पूरे देश में हर साल, और उसके लिए 2.5-3 करोड़ एस्पिरेंट्स होते हैं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा होंगे। कैसे एक दुरुस्त बनाया जाए, संक्षेप में अगर आप बता सकें। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ अनुपम, आ रही है। हाँ, नहीं देखिए, ये जो आपने कई उदाहरण दिए, एक्चुअली बहुत बुरी हालत है, मैं आपको सच बताऊं तो। और ये सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये अच्छा, एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की बात आई थी अनुपम, उससे बात बनेगी क्या? नहीं, उससे नहीं बनेगी, सिर्फ उससे नहीं बन जाएगी। देखिए, अल्टीमेटली पता है क्या, अल्टीमेटली बात बनती है पॉलिटिकल विल से। जब तक हम लोग ये कहते रहेंगे कि सिस्टम गड़बड़ है
और पिन पॉइंट नहीं करेंगे कि वो गड़बड़ी है कहाँ, अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं करेंगे, तब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा। आपने देखिए इतने पेपर लीक के उदाहरण दिए, मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश में इस कार्यकाल में, इस सरकार में कम से कम 1 दर्जन पेपर लीक हुए हैं। पेपर लीक के सवाल पे मैं आपको बताता हूँ, हर पेपर लीक में आप देखते होंगे, पहले तो पेपर लीक हो जाए अगर, तो उसके बाद प्रोटेस्ट होता है स्टूडेंट्स का उस एग्जाम को कैंसिल करवाने के लिए। अगर सरकार मान जाती है, अगर चुनाव नजदीक हो तो खुद ब खुद मान जाती है, प्रोटेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर जांच हो जाए तो मैक्सिमम क्या होता है कि ये बता दिया जाता है कि फलाने विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2-3 कर्मचारी थे जो पूरे एक सरगना बने हुए थे और चला रहे थे बड़े से रैकेट को। आप ध्यान देंगे, मीडिया रिपोर्ट्स चेक करिए, गूगल करिए, आपको ज्यादातर पेपर लीक में अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो यहां तक बात जाती है। जो रियल, जो दलाल किस्म के लोग हैं, तो उनसे थोड़ा एक लेवल ऊपर है, वहां तक बात जल्दी नहीं जाती नहीं है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई ढंग का ऑफिसर हो जिसको अपने तैयारी के दिनों की याद हो और वो थोड़ा तरीके से जांच कर ले और वो पहुंच जाए उन दलालों बिल्कुल, तक, मैं समराइज करने के लिए, क्योंकि मेरा वक्त की कमी, आप सही कह रहे हैं, यानी कि ये उम्मीद नहीं है कि सरकारी तंत्र जो भी जांच निकालेगा उसका निष्कर्ष जो है वो सही होगा। मेरे पास वक्त की कमी है अनुपम, आई एम सो सॉरी। मैं फटाफट से विक्रम सिंह सर के पास आना चाहूंगा। सर देखिए, सिस्टम में लूप होल्स हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन बच्चों से टैकल कैसे किया जाए? कम से कम वहां तो संवेदनशीलता दिखा सकते हैं। आप उन पर डंडे चला रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमों की धमकी दे रहे हैं, उनको क्रिमिनल की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, तो कम से कम यहां पर तो एक बेहतर सोच की आवश्यकता है। क्यों नहीं दीपक जी, आपने जो बात उठाई है, अनुपम की पीड़ा हम सब देख रहे हैं, और अपने पाप का ठीकरा दूसरों के सर पे फोड़ देना, ये बहुत ही अमानवीय तो है ही है और अनुचित भी है। जो फीस ले रहा है जिम्मेदारी उसी की है, और अब इसमें कम से कम एक व्यवस्था होनी चाहिए, इनफॉलेबल, फेल प्रूफ और फूल प्रूफ, और हम ये कर चुके हैं। और ये आज भी अगर देखें, बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के ये संभव नहीं होने वाला है। कम से कम आज एक निर्णय ले लें कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करके हम वो करें, और जो दोषी हो, जो सबसे हेड ऑफ ऑफिस है, और जो भी सबसे ऊंचा, अगर यूनिवर्सिटी में यहाँ कोई गड़बड़ी हो रही तो मैं चांसलर हूँ, मेरी जिम्मेदारी पहले बनती, न कि मेरे लिपिक की या मेरे चपरासी की। सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेरी, अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल सर, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और एक नजीर की तरह इस मामले में सरकार का एक्शन सामने आए, ताकि आगे भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना आए। नीतू जी, आई एम सॉरी, आपके पास आ नहीं पाया, सेकंड सेगमेंट मेरे पास वक्त की कमी थी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अनुपम, थैंक यू सो मच। विक्रम सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नीतू सिंह मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने के लिए।